सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। हम नए वीडियोस अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन आएगा। पिछले वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स कहाँ और किन देशों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है देखा था। इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स के बारे में प्रथम रूप से जानने के विषयों का आखिरी वीडियो होगा। आने वाले वीडियोस में हम हाइड्रोपोनिक्स के विविध व्यवस्था और वाणिज्य के तौर में शुरुआत से जुड़े आर्थिक अंशों के बारे में चर्चा करेंगे। पौधों में पानी और पोषकों की रवाना के बारे में देखेंगे। जड़ों के पास आएंगे। जड़ों में हमारे बाल जैसे अत्यंत सूक्ष्म रेशम द्वारा पानी और पोषक आयोनिक रूप में, मतलब पानी में पूरी तरह से घोल बना हुआ नमक जैसे पोषक को ही जड़ें लेते हैं। गोबर या कंपोस्ट, जो खाद पूरी तरीके से पानी में नहीं मिलता है, इन्हें पौधों के जड़ सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं। इसलिए रासायनिक खाद जो पानी में पूरी तरह से घोल बन जाता है, इनके इस्तेमाल से ज्यादा उपज पाते हैं। पौधों के जड़ हमारे तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन के वजह से जड़ें स्वस्थ रहते हैं, जिससे पौधों को अधिक पोषण मिलकर पौधा भी स्वस्थ रहता है। पौधों के पत्ते इनके व्यतिरेक करते हैं। वे सुबह कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में इसका व्यतिरेक कार्य होता है। पौधे अपने पत्तों के छिद्रों से भी पानी छोड़ता है। हमें जैसे पसीना आता है, उसी तरह पत्ते के छिद्रे से भी पानी निकलता है। इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे ट्रांसपिरेशन के वजह से पत्तों से पानी निकलता है, उसी तरह वे पानी और पोषक को भी अंदर ले सकते हैं। पानी और पोषक को पत्ते द्वारा देने की इस प्रक्रिया को फॉलियर स्प्रे कहते हैं। अब हम पौधों के आवश्यक अंशों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली आवश्यकता है हवा। हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक है। बाद में आता है सूर्य रश्मि, जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है जड़ों का पकड़ और ऑक्सीजन की सरफरा। पौधों को पोषक भी आवश्यक है। बिना खाने से हम कैसे जी नहीं सकते हैं, पौधे भी बिना पोषक से जी नहीं सकते। बाद में आता है पानी, जिसके अलावा कुछ भी नहीं चल सकता है। और अंत में आता है तापमान। अब हम हर अंश को अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। पहले आते हैं पोषक। पौधों को जो 16 पोषकों की आवश्यकता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले मुख्य पोषक के बारे में देखेंगे। यह है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यह सभी हमें प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में मिलता है। बाद में आता है प्राथमिक स्थूल पोषण। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपस्थित है। नाइट्रोजन पत्तों की उत्पत्ति के लिए, फास्फोरस पौधों को ऊर्जा देने के लिए और पोटेशियम सेहत के जीव क्रियाओं को संतुलन में रखने में सहायता करते हैं। बाद में आता है द्वितीय स्थूल पोषण। इनमें कैल्शियम जो जीव कणों का विभाजन, मैग्नीशियम जो फोटोसिंथेसिस चलाने के लिए और सल्फर विटामिन और अमीनो एसिड के उत्पत्ति में मदद करते हैं। अंत में आते हैं सूक्ष्म पोषण। यह स्थूल पोषण से भी बहुत कम मात्रा में आवश्यक है। ये पत्ते, फूल और फलों की उत्पत्ति में सहायता करते हैं। बाद में आता है हवा। हम जब हवा के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम हवा से जुड़े अंशों के बारे में देख रहे हैं। कार्बन हर प्राणी में उपस्थित है, इसलिए हवा में पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता ज्यादा होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा हो, तो उतनी ही अच्छे से पौधा बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा मात्रा में रहने से पौधे कम समय में जल्दी बढ़ते हैं। हवा से जुड़ा अगला अंश है आर्द्रता। जब हम एसी के वातावरण में रहते हैं, तो हमें कम पसीना आता है। लेकिन रेगिस्तान जैसे गर्म और कम आर्द्रता के क्षेत्र में ज्यादा पसीना आता है। इसी प्रकार पौधा भी कम आर्द्रता में ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। 60 से लेकर 80% तक आर्द्रता में पौधे के ट्रांसपिरेशन कम रहता है, जिससे पानी का इस्तेमाल भी कम होता है। सक्यूलेंट पौधे इसका अच्छा उदाहरण है। ज्यादा गर्मी और कम आर्द्रता में इनका पत्ते पतले हो जाते हैं, लेकिन इनके व्यतिरिक्त वातावरण में इनके पत्ते मोटे बन जाते हैं। अगला अंश है सूर्य रश्मि। हमारे खुले आंख से जो प्रकाश के रंग हम देख सकते हैं, उनमें से पौधों को ज्यादा तक नीले और लाल रंग में पत्तों के फोटोसिंथेसिस का कार्य बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए जब हम कृत्रिम क्रांति उपकरणों को जो हाइड्रोपोनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, ऑनलाइन या इंटरनेट में इनका रंग पिंक यानी नीले और लाल का मिलन में पाते हैं। सूर्य रश्मि के साथ और बिना जब हम पौधे उगाते हैं,
तो उनका अंतर हम अच्छी तरीके से यहाँ देख सकते हैं। अगला अंश है जड़ व्यवस्था। बाएं और दाहिने चित्रों में खुले और मिट्टी के अंदर मजबूत से पकड़े हुए पेड़ को देख सकते हैं। जड़ की पकड़ मजबूत होने से ही पौधे अच्छे तरीके से बढ़ते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जड़ों में ऑक्सीजन की आवश्यकता भी अनिवार्य है। जैसे हमने पहले देखा था कि जड़ें ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा जड़ों में ज्यादा रहना चाहिए। हाइड्रोपोनिक की व्यवस्था में उगाए गए लेट्यूस को हम देख सकते हैं कि पानी में बढ़ते हुए ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक पत्ते आए हैं। इसलिए पानी में हमेशा ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहना चाहिए। अगला अंश है पानी। हमने पानी के बारे में पहले भी अनेक अंश देखा है। पानी पौधों में 75% में उपस्थित है। पानी के बिना जीना मुश्किल है। आखिरी अंश है तापमान। तापमान में दो अंश है, हवा और पानी का तापमान। हम सेब को रेगिस्तान में और खजूर को बर्फीले जगह पर नहीं उगा सकते। सही पौधे का तापमान ना होने पर पौधों पर दबाव पड़ सकता है। स्ट्रॉबेरी मध्यम शीतल तापमान की वातावरण में अच्छे उगते हैं, लेकिन अत्यंत गर्म तापमान में फूल झड़ना और खराब स्वाद के फल बन सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में हमेशा पानी का संचरण निरंतर रहता है, इसलिए पानी का तापमान की सीमाएं का पर्यवेक्षण करना आवश्यक है। पानी का तापमान बढ़ने से उसमें उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा घटते जाती है। हमने पहले भी देखा है कि जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। इसलिए पानी का तापमान 18 से 28 डिग्री सेल्सियस की सीमा में और कृत्रिम ऑक्सीजन की सरफरा पानी में हमेशा रहना चाहिए। इसके बिना जड़ें सड़ सकते हैं। तो जब हम पौधों को उसकी आवश्यकता हेतु इन 6 अंशों को निरंतर देते हैं, तो कोई भी पौधा कहीं भी उगा सकते हैं और पौधे से अच्छे उपज ले सकते हैं। एक बात याद रखिए कि सभी या कोई भी हाइड्रोपोनिक व्यवस्था आप जब इंटरनेट से देख के उसे दोहराना चाहते हैं, तो उसे 100% बनाना अनिवार्य नहीं है। एक परिणाम को पाने के लिए एक ही विधान को अपनाना आवश्यक नहीं है। हमने पिछले वीडियो में कई देशों में उपस्थित विविध हाइड्रोपोनिक व्यवस्थाओं के बारे में देखा है, जो उनके वातावरण के कारण उन्हें बनाना पड़ा था। यह लोग कोई कृषि वैज्ञानिक के सहारे के बिना हाइड्रोपोनिक्स को विभिन्न विधानों से अपना रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स प्रयोगशाला में पौधा बनाने का कोई नया आविष्कार नहीं है। सामान्य विज्ञान से इसे कोई भी कर सकता है। अंत में हमें चाहिए ज्यादा उपज और कीटनाशक से मुक्त साफ आहार। किस हाइड्रोपोनिक व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया है यह आवश्यक नहीं है। वीडियो में चर्चा किए गए पौधों को जो सेहत के लिए आवश्यक अंशों के अलावा अगर आपको लगता है कि अन्य अंशों को भी रहना चाहिए, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके हाइड्रोपोनिक खेती करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।